जी हाँ, यमुना मुक्ति आंदोलन के लगभग 4-5 वर्षों के बाद एक दूसरी ज़रूरत दिखाई पड़ी और वो थी भूजल बचाने की। क्योंकि जिस इलाके में ये समस्या नोटिस की गई, जहाँ पर ये संस्थान का मुख्य भवन स्थापित किया गया, उसी जगह वो जल, मीठा जल मथुरा जैसे इलाके में जो कि स्वच्छ था और जहाँ पर कोई आरओ की ज़रूरत नहीं होती थी, 20 साल के अंतराल में वो जल इतना अस्वच्छ हो गया कि अब वो पीने लायक नहीं रहा। यहाँ तक कि अब धीरे धीरे वो स्नान के लायक भी नहीं होता जा रहा है। जी हाँ, ये दृश्य है यमुना का खादर इलाका, जहाँ पे यमुना बाढ़ में भी आ जाती है और वहाँ पर मीठे जल का एक्विफर करोड़ों वर्षों से कायम है और ये करोड़ों वर्षों की संपदा कौड़ियों के भाव आज नष्ट की जा रही, जिस पर किसी का ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आज 10 वर्ष हो गए हैं इस मूवमेंट को भी लॉन्च किए हुए और इसके साथ में एक अजूबी बात ये हुई कि संविधान के आर्टिकल 30D में स्वच्छ वाटर, स्वच्छ पानी की जो बात है वो कही ज़रूर गई, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उसका कहीं पालन नहीं किया गया। इसके अलावा और आप देखें कि ये एक्विफर सिर्फ इसलिए नहीं पोल्यूटेड है कि ये नदियों के किनारे नदियाँ पोल्यूटेड हैं इसलिए उसका जो ग्राउंड वाटर है वो उसमें जाके मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो ह्यूमन वेंडलिज़म है, मानव का एक अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण ये है कि जब भी कोई टॉयलेट का पाइप अगर ख़राब हो गया या उसका कुछ डिस्टर्ब हो गया तो वो या जो हैंड पंप है वो डिस्टर्ब हो गया तो उस हैंड पंप के पाइप को सीधे टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सारा का सारा टॉयलेट वो ग्राउंड वाटर में जाता है। ये समस्या कई पॉश कॉलोनियों में भी दिखाई दी, जहाँ संभ्रांत लोग भी इस अधिकार का कि भूमि उनकी है, ज़मीन उनकी है, उन्होंने ख़रीदा है और उसके नज़रिए वो अपने पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। इसके बारे में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को भी दिल्ली में अवगत कराया गया था। उन्होंने स्थानीय स्तर पर इसको लेने की कोशिश की। हमने कहा नहीं, जल जो है वो स्थानीय स्तर का ही मामला नहीं है, वो एक सार्वजनिक समस्या, पूरी राष्ट्रीय समस्या है। और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि भूजल का जो पूरा पृथ्वी पर जल है उसमें 80% वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर है। नदियाँ और दूसरे झीलें और सब संसाधन मिल कर के भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं जो भूजल की हानि से हो रही है। और इस तरीके से अगर ये ह्यूमन वेंडलिज़म कायम रहा, लोग इसको दुरुपयोग करते रहे, लोगों ने अगर इसको अपना सिर्फ ये कि हमारा ही जीवन, इसके आगे कोई जीवन नहीं होगा, तो कल जो हाल आज नदियों का हुआ है वही हाल ग्राउंड वाटर का हो जाएगा। और इसी के साथ में ये बताना उचित होगा कि बलिया में जब एक कुआं खोदा गया था तो वहाँ उस ग्राउंड वाटर में जब कुआं खोदा गया और उसका जब जल जिन लोगों ने पिया वो वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि पता चला कि वो पूरा का पूरा रासायनिक केमिकल्स जो थे उसमें मिले हुए थे। कानपुर या दूसरे इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं वहाँ भी ये तरकीब अपनाई जा रही है कि जैसे ग्राउंड वाटर ज़मीन से निकालते हैं, ऐसे ही जो सरफेस वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो वापस ज़मीन में ग्राउंड वाटर में पंप किए जा रहे हैं। ये स्थिति हमारे देश की है, ये हमारे देश की नैतिकता है, ये हमारा देश प्रेम है, ये हमारा समाज प्रेम है और इस पर ये आज़ादी के 75 साल का गौरव जो है मना रहे हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और इसी के साथ में एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकन वैज्ञानिकों की जो एक टीम लगभग
30-35 साल पहले वो भारत में विज़िट पर आई थी और उत्तर प्रदेश पर जब उसने काम किया तो उस टीम ने ये घोषणा की, यूपी के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे लिए घातक हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि उस रिपोर्ट को दबा ही दिया गया और मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो सामने आ गया, क्योंकि उससे जो है राजनीति तय होनी थी, कुर्सियां तय होनी थी और उससे बहुत कुछ संभव था। ग्राउंड वाटर जो ये पोल्यूटेड हो रहा है, इस पर भारतीय वैज्ञानिकों ने कितना काम किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिकन वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट को दबा दिया गया और मंदिर मस्जिद को उछाला गया। नतीजा ये हुआ कि आज पूरे के पूरे सूबे में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा खतरा जो है भूजल का पैदा होता जा रहा है। नदियों के बाद में उसी का नंबर है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आप क्या जीतेंगे क्या हारेंगे ये तो दूर की बात है, लेकिन ये निश्चित है कि बहुत जल्दी ही आपको पीने के लिए पानी नहीं मुहैया होगा। ये आरओ के प्लांट्स भी बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होंगे उसमें कि उन्हें अलग करना, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल तक अलग करना मुश्किल होगा। और लोग, जैसे दिल्ली में आज छोटे बच्चे हैं जो कि दमे पैदा होते ही दमे की बीमारी के शिकार हो जाते हैं, ऐसे ही ग्राउंड वाटर से भयंकर बीमारियां पैदा होंगी और ये हमारे सब के लिए एक चुनौती है। उस चुनौती में हम सबको एक होना है। हमारे जो मुद्दे हैं, जो मनोवैज्ञानिक मुद्दे हैं, मानसिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हटा करके हमको भौतिक मुद्दों पर आना पड़ेगा। स्वच्छ हवा की बात करनी पड़ेगी, स्वच्छ जल की बात करनी पड़ेगी, स्वच्छ अविषाक्त वायु, ऑक्सीजन, अविषाक्त जल और अविषाक्त भोजन की बात करनी पड़ेगी। और विश्व के समस्त देशों को अपने संविधान में लिखना पड़ेगा कि जो भी धरती पर आएगा उसके लिए अविषाक्त वायु, अविषाक्त जल और अविषाक्त भोजन की जो गारंटी उसे देनी पड़ेगी। और तभी ये जितने भी संविधान बनाए गए हैं दुनिया भर के, उन्हीं सबका कोई मकसद, उनका कोई औचित्यपूर्ण होगा। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता है तब तक ये पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। हर आने वाला बच्चा इस दुर्घटना का शिकार होगा और वे सब के सब बहुत जल्दी काल कवलित हो जाएंगे और धरती से सभ्यता का अंत हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।